Hello dear guys, this is Sanghapal Narwade and welcome to my new video on human health and diseases. If you want to see the English version of this video, then please follow the link that is given in the description below. So I will run this video in Hindi. In last lecture we have seen the introduction of this chapter, and now we'll see the next part of this. We know that we exposed to various foreign bodies every day. So ये foreign bodies होती क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि हम डेली एवरी डे अलग अलग प्रकार के फॉरेन बॉडीज़ से हमारा इनकाउंटर होता है, अलग अलग प्रकार के फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है. तो ये फॉरेन बॉडीज़ है क्या? तो जैसा कि वायरसेस है, बैक्टीरिया है, या फिर सर्टन पैथोजेंस है, डस्ट पार्टिकल्स है ना. सो ऑल दीज आर दी फॉरेन बॉडीज़. फॉरेन बॉडीज़ मतलब जो अपने बॉडी का ऑब्जेक्ट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को हम फॉरेन बॉडी कहते हैं. सो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन बॉडीज़ है, इनको कलेक्टिवली हम एंटीजन भी कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे. तो ये अलग अलग प्रकार के फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी में डेली आते हैं, है ना. ये डेली आते हैं, बैक्टीरिया डेली आते हैं, वायरसेस भी डेली आते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमें डिजीज़ नहीं होता, हमें इन्फेक्शन नहीं होता, और मोस्टली हम हेल्दी रहते हैं. फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में हर रोज़ तो फॉरेन बॉडीज़ आते हैं, और ये फॉरेन बॉडीज़ आने के बाद भी मोस्टली हम क्या हेल्दी रहते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो देयर इज़ वन सिस्टम इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी, है ना. तो हमारी बॉडी में एक ऐसी सिस्टम है जो कि रेजिस्ट करती है हमारे बॉडी को इन फॉरेन पैथोजेंस का या फिर इन फॉरेन बॉडीज़ का हमारे बॉडी के ऊपर कोई परिणाम ना हो, इसलिए, है ना. तो ये कौन सी सिस्टम है? तो ये है इम्यून सिस्टम. तो उसके बारे में हम देखेंगे. यहाँ पर सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वी डू नॉट गेट इन्फेक्शन डिस्पाइट ऑफ वी डेली कम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी फॉरेन बॉडीज़, है ना. तो डेली बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद भी हमें डिजीज़ क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का रीज़न है हमारी इम्यून सिस्टम. सो दिस इज़ द इम्यून सिस्टम. तो भाई ये इम्यून सिस्टम है क्या? तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ दैट सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट, है ना. तो हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स है. जैसे हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना. हर एक सिस्टम का अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, ये भी हमने देखा है. तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या करती है? दिस इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट. ये जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट है, अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन बॉडीज़ है ना, बैक्टीरियाज रहे या फिर वायरसेस रहे, है ना. तो इनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है इम्यून सिस्टम. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. उसके बाद रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस के बारे में बताया है कि हमारे बॉडी को डैमेज ना हो या फिर हमें कोई डिजीज़ ना हो, इसलिए जो हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है वो काम करती है. तो इस एबिलिटी को कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना. सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डैमेज और डिजीज़ थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज़्म. इसका मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू पैथोजेंस हमारे बॉडी में आने के बाद भी हमारी बॉडी को डैमेज नहीं होता या फिर डिजीज़ नहीं होता. इस एबिलिटी को कहते हैं रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टेंस पावर है, ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है ना. तो इसका मतलब क्या है कि समझो सेम 10 लोग हैं, और वो 10 लोग अगर सेम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में गए हैं, तो 10 लोगों में से 3 लोगों को या फिर 4 लोगों को सर्दी हो जाएंगी, कॉमन कोल्ड हो जाएंगी, लेकिन 5 से 6 लोग जो है वो हेल्दी रह जाएंगे. ऐसा क्यों? वहाँ पर तो कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला जो पैथोजन है, जो फॉरेन बॉडीज़ है वहाँ पर थी, तो इन्फेक्शन होना था, तो सबको होना था सबके बॉडी में जाने के बाद. लेकिन सिर्फ 4-5 लोगों को इन्फेक्शन हो गया और 5-6 लोग जो है वो उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जिनको डिजीज़ नहीं हुआ, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो जो लोग हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें डिजीज़ नहीं हुआ. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी. व्हाट इज़ द इम्यूनिटी? Pathogens and their products can cause injury. The ability to resist this is called as the immunity. तो हमें पता है ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में आने के बाद
क्या करेंगे, वो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो हमें इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो पैथोजेंस के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पैथोजेंस रिलीज़ करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे सेल्स में, और वो सेल्स डैमेज हो सकते हैं या फिर हमें डिजीज़ हो सकता है। तो इससे रेजिस्ट करने के लिए जो सिस्टम है ना, सॉरी, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट दिस इंजरी और दिस डिजीज़ फ्रॉम द पैथोजेंस। उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स दिया है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उन फॉरेन बॉडीज़ को, जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, उनको, उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। ओके, तो उस रिएक्शन को, इम्यून सिस्टम के उस रिएक्शन को इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना। मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह दिया जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम या फिर हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्सेस दिखाती है जब पैथोजेंस हमारे बॉडी में आते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, अगर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो हमारी बॉडी क्या करती है, हॉट हो जाती है, टेम्परेचर आता है, फीवर आती है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स गिवन बाय, इम्यून रिस्पॉन्सेस गिवन बाय आवर बॉडी। अनदर, जब हमें कोई मारता है ज़ोर से, समझो हमारे बॉडी के ऊपर किसी ने मारा, तो वहाँ पर लंप आ सकता है, सूजन आती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्यून रिस्पॉन्स गिवन बाय आवर बॉडी। सो अगर हमारी बॉडी ये ऐसे प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्सेस नहीं दिखाएंगी तो हमारे लिए ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो ये इम्यून रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी ने दिखाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो इम्यूनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने लाई है, सबसे पहले किसने शुरू की है, या फिर सबसे पहले किसने डिस्कवर की है, तो साइंटिस्ट का नाम दिया है एडवर्ड जेन्नर। एडवर्ड जेन्नर started the concept of the immunity. So we will see the history of the smallpox. आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में सुना ही होगा। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जिसका इरेडिकेशन अभी हुआ है 1979 या फिर 1980 के करीब करीब उसका इरेडिकेशन कम्प्लीटली हुआ है, ऐसा WHO ने कहा है। लेकिन 11वीं 12वीं सदी में या फिर 17वीं सदी तक भी ये जो स्मॉल पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा लीदल था, पैंडेमिक था, ऑल ओवर वर्ल्ड डिसेमिनेट हुआ था, फैला हुआ था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना, दैट इज़ द कोविड, ओके, सो कोविड-19 जो है इसका डिसेमिनेशन थ्रू आउट वर्ल्ड हुआ है। ये जो पैंडेमिक डिजीज़ हम आज देख रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो दिख रहे हैं, वैसा ही डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा लीदल था। उसके हिस्ट्री के बारे में अभी हम देखेंगे। तो एक बुक है जिसका नाम है द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, इफ़ यू गेट दिस बुक ऑन इंटरनेट और समवेयर एल्स, जस्ट रीड दिस बुक। तो उस बुक में दिया है कि जब 11वीं या फिर 12वीं सदी में स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिसेमिनेट हुआ था, फैला था, है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो वो टाइम पे नियर अबाउट जो डेथ रेट था वो 25 to 30% था। मतलब 100 लोगों में से 30 लोग मर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौतें हो रही थी इस डिज़ीज़ से। तो किस तरह से इस डिज़ीज़ से बचा जाए उसके ऊपर काम चालू रहता था। तो चीन के सिचुअन रीजन में ओमेईशान माउंटेन था और वो माउंटेन में एक बुद्धिस्ट नन रहती थी। तो उस बुद्धिस्ट नन ने क्या किया, उसने काम किया स्मॉल पॉक्स के ऊपर। क्या किया, शी कलेक्टेड द मटेरियल फ्रॉम द ब्लिस्टर्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन्फेक्टेड पीपल्स। तो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ था, जो लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हुए थे, तो इन्फेक्टेड होने के बाद क्या होता है कि वो लोगों के बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, है ना, जिन्हें हम लीजन्स कहेंगे। वो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। तो वो ब्लिस्टर्स में से वो बुद्धिस्ट नन ने क्या किया, पस निकाल लिया, मटेरियल निकाल लिया, और वो मटेरियल का उसने पाउडर बना लिया। ओके, सो शी ग्राइंड अप दैट मटेरियल, पाउडर बना लिया। और पाउडर बनाने के बाद वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल पाउडरी फॉर्म में मटेरियल जो हेल्दी पीपल है, वो हेल्दी पीपल के नॉस्ट्रिल्स में उसने ब्लॉन कर दिया, है ना। जैसा कि समझो एक स्ट्रॉ ले लिया, उस स्ट्रॉ में उस बुद्धिस्ट नन ने क्या किया, वो पाउडर डाल दिया, और पाउडर डालने के बाद
हेल्दी पर्सन के नॉस्ट्रिल्स में वो पाउडर ब्लोन कर दिया, हवा फूंक कर वो पाउडर डाल दिया। ऐसा होने के बाद हुआ क्या कि जो लोग मतलब सरवाइव हो सके उसमें से, अब सीधी सीधी बात है, अगर ब्लिस्टर्स में से मटेरियल ले रहे हैं और उसका पाउडर बना के अगर किसी हेल्दी आदमी के बॉडी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो वो आदमी इन्फेक्ट होने के भी चांसेस डेफिनेटली है ना। तो उसमें से भी स्मॉल पॉक्स होकर कुछ लोग मरे होंगे, लेकिन जो लोग समझो बचे, ओके, जो लोग उसमें से बचे, दोज हु मैनेज टू सर्वाइव, वो लोगों को स्मॉल पॉक्स पूरे ज़िंदगी में नहीं हुआ बाद में, है ना। इसका मतलब ये था कि एक बार स्मॉल पॉक्स होने के बाद वो जो मटेरियल उनके बॉडी में वो जो मटेरियल उनके बॉडी में डाल दिया, तो वो मटेरियल डालने के बाद अगर वो लोग बचते हैं तो उनके बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट दैट वायरस, और फिर से स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं होता, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, कि वो जो मटेरियल है वो ग्राइंड अप करने का और ब्लोन करने का वो पाउडरी फॉर्म में इनटू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द हेल्दी पीपल और उनको बचाने का काम। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वैरियोलेशन कहते थे। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज और इज़ कॉल्ड एज वैरियोलेशन, और इस तरह से उस वायरस का नाम निकला वैरियोला वायरस। तो उसको हम, स्मॉल पॉक्स के वायरस को हम वैरियोला वायरस कहते हैं। तो उसके बाद में 15वीं या फिर 16वीं 17वीं सदी में जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स क्या करते थे, इस प्रोसीजर को ही कुछ अलग प्रकार से फॉलो करते थे। वो डॉक्टर्स क्या करते थे, जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ है उन लोगों के ब्लिस्टर्स में से मटेरियल निकाल लेते थे, और जो हेल्दी पीपल्स है उन हेल्दी पीपल्स के बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस लेते थे, स्क्रैचेस बनाते थे, जैसे कि ब्लेड से समझो स्क्रैचेस बनाते हैं, वैसे स्क्रैचेस बनाते थे। और ये जो मटेरियल है, पाउडरी मटेरियल या फिर जो मटेरियल है पस से लिया वाला, वो मटेरियल थ्रू लीजन्स डाल देते थे। और डालने के बाद ये जो मटेरियल था वो इनोकुलेशन जैसा काम करता था, जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन। और वो जो लोग हैं उसमें से अगर बचते थे तो उन लोगों को बाद में स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन कभी होता नहीं था या फिर डिजीज़ होता नहीं था। सो दोज पीपल डिडंट एनकाउंटर द डिजीज़ लेटर ऑन, ओके। उसके बाद में अगर हम 17वीं सदी की बात करेंगे तो 17 मई 1749 में जन्म हुआ था एडवर्ड जेनर का। आपने नाम सुना होगा एडवर्ड जेनर का, जो कि एक इंग्लैंड के डॉक्टर, सर्जन, साइंटिस्ट है। तो एडवर्ड जेनर, आप लोगों को पता है कि जिन्होंने पहले वैक्सीन का डिस्कवरी लगाई थी, है ना, जिन्हें हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन और द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो क्या है, ये जो एडवर्ड जेनर है, उनके टाइम पे भी ये जो स्मॉल पॉक्स है, वो स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा फैला था, स्प्रेड हो रहा था। नियर अबाउट 10% मौतें होती थी वो टाइम पे भी, एडवर्ड जेनर के टाइम पे भी 10%, मतलब 100 में से 10 लोग मरते थे वो डिजीज़ होने के बाद, है ना। 100 लोग अगर इन्फेक्टेड है तो उसमें से 10 लोग मरते थे। तो उनको एक मिल्क मेड मिली। मिल्क मेड मतलब जो औरतें गाय का दूध निकालती है उनको हम मिल्क मेड कहते हैं। सो शी टोल्ड एडवर्ड जेनर, सिंस आई गॉट द काउ पॉक्स आई नेवर डेवलप स्मॉल पॉक्स। तो उसने एडवर्ड जेनर से कहा कि भाई एडवर्ड जेनर, आप डॉक्टर है ना, मुझे पिछली बार काउ पॉक्स हुआ था ना, मैं आपके पास आई थी, आपने ट्रीटमेंट की थी। तो काउ पॉक्स इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़। तो जब से मुझे काउ पॉक्स हुआ है तब से अब तक मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं उनको स्मॉल पॉक्स हुआ, लेकिन उसका इन्फेक्शन मुझे नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो एडवर्ड जेनर उस पर सोचने लगे, है ना। एडवर्ड जेनर उस पर सोचने लगे, उनके दिमाग में बहुत अलग अलग प्रकार के जो सवाल थे वो सवाल शुरू हो गए। अगर काउपॉक्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो काउपॉक्स भी एक स्किन डिजीज़ है, जो कि एकदम स्मॉल पॉक्स की जैसा ही होता है, दोनों में भी ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं। और ये जो काउपॉक्स है वो काउपॉक्स होता है काऊ को या फिर कैटल्स को, काऊ को होता है। And both of these viruses, virus of the cowpox and virus of smallpox, both are these belonging from the same families। दोनों भी viruses जो है वो एक ही फैमिली से आते हैं। अब जायज़ है, अगर एक ही फैमिली से आते हैं तो शायद उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ ज़रूर होगी, ओके। तो वो जो मिल्क मेड ने एडवर्ड जेनर को बताया था ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या हो गया कि एक दिन एडवर्ड जेनर को एक ऐसी मिल्क मेड मिल गई जिसको कि फ्रेश काउपॉक्स हो गया था, ओके।
तो वो मिल्क मेड को एडवर्ड जेनर मतलब वो शायद एडवर्ड जेनर के पास आई होगी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उस मिल्क मेड के जो काउ पॉक्स के जो लीजन्स है, ओके, जो ब्लिस्टर्स है, वो ब्लिस्टर्स में से मटेरियल ले लिया, पस ले लिया, और क्या किया उसने कि एडवर्ड जेनर की जो गार्डनर थी, वो गार्डनर का एक बेटा था 8 साल का। एडवर्ड जेनर के गार्डनर का 8 साल का बेटा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वो 8 साल के लड़के के बॉडी को इनोकुलेट कर दिया वो ब्लिस्टर्स में से मटेरियल लेकर, है ना। तो जिस फीमेल को, जिस मिल्क मेड को काउपॉक्स हुआ था, ओके, तो काउपॉक्स के वायरस का जो मिक्सचर है वो इनोकुलेट कर दिया इस जेम्स फिप के बॉडी के अंदर, 8 साल का जो बच्चा है उसके अंदर। और उसके बाद उसने देखा कि बच्चे को हो गया काउपॉक्स। अब जायज़ सी बात है, अगर तुम काउपॉक्स के वायरसेस अगर किसी भी फॉर्म में उस बच्चे के अंदर डालोगे तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस तो 100% है ही। तो बच्चे को हो गया काउपॉक्स। लेकिन बच्चे को काउपॉक्स होने के बाद एडवर्ड जेनर ने उसकी ट्रीटमेंट की, बच्चे को फीवर आ गया, है ना, फीवर आ गया, कुछ अनईज फील कर रहा था वो बच्चा, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा ठीक हो गया, रिकवर हो गया। फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया, 1.5-2 महीने के बाद उसको एक एक ऐसा पेशेंट मिला जिसको कि स्मॉल पॉक्स हुआ था इस बार, ओके। तो ऐसा पेशेंट मिला। अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जिस पेशेंट को स्मॉल पॉक्स हुआ था तो उसका ब्लिस्टर में से वो मटेरियल ले लिया, और वो मटेरियल लेने के बाद वो सेम मटेरियल फिर से उसी बच्चे के बॉडी के अंदर डाल दिया, इनोकुलेट कर दिया उस बच्चे को फिर से, क्योंकि उसको देखना था कि इस बच्चे को तो एक बार काउपॉक्स होके चला गया, अब जो मिल्क मेड ने पहले बोला था कि मुझे काउपॉक्स होके चला गया और उसके बाद मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं कभी, तो एडवर्ड जेनर को ये बात टैली करनी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर इस बच्चे के ऊपर कर रहे थे, जेम्स फिप्स के ऊपर, ओके। डेफिनेटली उसके मम्मी की परमिशन लेने के बाद ही उन्होंने किया होगा, अनडाउटेडली। तो ये जो बच्चा है उसको इनोकुलेट कर दिया स्मॉल पॉक्स के मटेरियल से, और वेरी स्ट्रेंजली एडवर्ड जेनर को दिखने को मिला कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो दिस वॉज रियली वेरी स्ट्रेंज थिंग, एंड इट वॉज द माइलस्टोन इन द डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। सो इस तरह 1796 में ये घटना हुई थी, है ना। तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली जो वैक्सीन है वो वैक्सीन तैयार की थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सबसे पहली जो वैक्सीन तैयार की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। और इस तरह ये जो इतना दहशत फैलाने वाला डिजीज़ था, इतना पैंडेमिक डिजीज़ था, इतना ज़्यादा डिसेमिनेट होने वाला डिजीज़ था, उसको कम करने का काम जो था, उसको स्टॉप करने का जो काम था वो किया एडवर्ड जेनर ने। सो एडवर्ड जेनर का काम बहुत ही बड़ा काम है वैक्सीनेशन के बारे में, या फिर ऐसे जो डिजीज़ेस है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, उनके ऊपर जो सबसे पहले वैक्सीन निकालने का काम किया एडवर्ड जेनर ने किया। अब हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की स्टडी करना। इम्यूनोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे बॉडी में पैथोजेंस आने के बाद भी हमें डिजीज़ नहीं होने देती, मोस्टली, हाँ, ऑलवेज नहीं, मोस्टली। तो जिस आदमी की इम्यून सिस्टम जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उस आदमी को कम से कम इन्फेक्शंस हो गए, कम से कम डिजीज़ेस हो गए। इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। उसके बाद जब फॉरेन पैथोजेंस हमारे बॉडी में आते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में आते हैं, तो उनको हमारी इम्यून सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्स करती है, इसका भी स्टडी हम इसमें करते हैं। और किस तरह डिजीज़ होने से या फिर इन्फेक्शन होने से बचाया जाता है हमारी बॉडी को इन पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो ये जो पूरी स्टडी है वो पूरी स्टडी की जाती है इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद में बताया है आखिरी में द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही बड़ा काम है एक्चुअली। इम्यून सिस्टम क्या करती है कि हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, हमारे बॉडी के सेल्स कौन से हैं, और फॉरेन सेल्स कौन से हैं, और फॉरेन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे इम्यून सिस्टम पहचान पाती है कि हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी के सेल्स कौन से हैं, और फॉरेन बॉडीज़ या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, है ना। दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग। हमारी ज़िंदगी चली जाती है लेकिन हमें अपने कौन और पराये कौन ये पता नहीं चलता यार। हमारे दोस्त कौन, हमारे दुश्मन कौन, ये पता नहीं चलता। पूरी ज़िंदगी चली जाती है लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो झट से पता लगाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब बाहर से बॉडी के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि ये अपने बॉडी का पार्ट नहीं है, ये अपने बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है, बॉडी की सेल नहीं है, ये पैथोजन है और ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकती है। तो उस पैथोजन को या फिर उस फॉरेन बॉडी को किल करने का काम करती है हमारी इम्यून सिस्टम। देखो हमारी इम्यून सिस्टम कितना इंटरेस्टिंग, कितना बड़ा काम करती है ना। मतलब जो हमारा भारी के भारी ब्रेन से हम नहीं कर सकते वो हमारी इम्यून सिस्टम करती है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। सेकेंड, इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्स एंड इन्वेडर्स, बॉडी सेल्स एंड इन्वेडर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी सेल्स को और इन्वेडर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है। उसे पता चलता है कि बाबा ये हमारे बॉडी के सेल्स है और ये बाहर के सेल्स है, या फिर बाहर से इन्वेड हुए वाला सेल है, या फिर जो भी है। फॉरेन सब्सटेंसेस इज़ बीइंग कॉल्ड एज द एंटीजेंस। मतलब जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस, पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। और ये एंटीजेंस हमारे बॉडी में आने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस को या फिर इन एंटीजेंस के खिलाफ रिएक्ट करती है और तैयार करती है केमिकल्स, प्रोटेक्टिव केमिकल्स, तो उनको कहते हैं एंटीबॉडीज़, है ना। तो एंटीजेंस को किल करने के लिए, एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स तैयार करती है उन प्रोटेक्टिव केमिकल्स को कहते हैं एंटीबॉडीज़। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे इम्यून सिस्टम का अगला पार्ट। सो टिल दैट, goodbye. If you like the video, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.